नमस्कार, द एजुटेक आपका स्वागत करता है। आज एजुटेक सामाजिक अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत भाग 2 लेकर आया है। इसमें इतिहास जानने के स्रोत पर चर्चा की जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए और आगे बढ़िए द एजुटेक के साथ। इतिहास जानने के स्रोत, सबसे पहले इसमें जानते हैं ऐतिहासिक स्रोत क्या है। ऐतिहासिक स्रोत ऐसे मूल स्रोत हैं जिसमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी शामिल होती है। यह स्रोत इतिहास के बारे में मौलिक सूचना प्रदान करते हैं। ऐसे स्रोत इतिहास अध्ययन में सुराग की तरह उपयोगी होते हैं। सुराग मतलब वो छोटा सा क्षेत्र जिससे हम पूरी सारी चीज़ें पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं वो। इन स्रोतों को मुख्यतः 3 समूहों में रखा गया है। पुरातात्विक स्रोत, इसके अंतर्गत स्मारक, शिलालेख, अभिलेख और सिक्कों, ताम्रपत्र आदि आते हैं। दूसरा साहित्यिक स्रोत, इसमें प्राथमिक स्रोत, मौलिक परंपरा और विदेशी यात्रियों के विवरण आदि आते हैं। कलात्मक या कार्टोग्राफिक स्रोत, इसके अंतर्गत भित्ति चित्र, विभिन्न प्रकार की छवियां, पेंटिंग आदि आते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत या साक्ष्य समझने के लिए पुरातात्विक स्रोत महत्वपूर्ण है। पुरातात्विक साक्ष्य पुरातत्वविदों द्वारा खोजे गए कलाकृतियों, संरचनाओं और अन्य भौतिक अवशेष के अध्ययन के माध्यम से अतीत की सभ्यताओं और घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ये पुरातात्विक स्रोत और साक्ष्य सामूहिक रूप से इतिहास की अधिक व्यापक समझ में योगदान करते हैं, खासकर उन मामलों में जहां लिखित रिकॉर्ड दुर्लभ या अनुपस्थित होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य या स्रोत, पुरातात्विक स्रोतों का वर्गीकरण किया गया। तो इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों को स्रोत की प्रकृति और उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पुरातात्विक स्रोतों का सामान्य वर्गीकरण दिया गया है। तो कलात्मक स्रोत, स्रोत स्थलाकृतियाँ, मानव द्वारा बनाई गई संशोधित वस्तुओं जैसे उपकरण, मिट्टी के बर्तन, हथियार और गहने, मुद्रा और मौद्रिक कलाकृतियों जो आर्थिक और व्यापारिक जानकारी प्रकट करती हैं के बारे में अध्ययन, ये वर्गीकरण है किया गया है। आभूषण और श्रृंगार, आभूषण, कपड़े में सहायक उपकरण और व्यक्तिगत वस्तुएं। फिर है संरचनात्मक स्रोत, इसमें है क्या, इमारतें और वास्तुकला, इमारतों, मंदिरों, शहरों और अन्य संरचनाओं के अवशेष। फिर किलेबंदी, रक्षात्मक संरचनाएं जैसे दीवारें, किले और सैन्य प्रतिष्ठान, सड़कें और बुनियादी ढांचा में प्राचीन सड़कें, पुल और इंजीनियरिंग कार्य। पाठ्य शिलालेख, पत्थर, धातु या अन्य सामग्रियों पर नक्काशीदार या लिखित ग्रंथ जिसमें स्मारकों और स्तंभों पर शिलालेख शामिल हैं। ओस्ट्राका, लिखित या खींची गई सामग्री वाले बर्तन या टुकड़े। पपीरस या अन्य लेखन सामग्री पर लिखी पांडुलिपियां या दस्तावेज। जैव पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मानव अवशेष, कंकाल आदि का अध्ययन किया जाता है जो प्राचीन काल में दफन किया जाता है, जिससे उसके स्वास्थ्य संबंधी प्रथाओं और जो उनकी दफनाने की प्रथा है उसके बारे में जानकारी मिलती है। जंतु, जीव जंतु के जो अवशेष हैं, जानवरों की हड्डियों और अवशेष, आहार, पालतू जानवर और उनकी शिकार की प्रथाओं के बारे में जानकारी मिलती है। पराग विज्ञान, तलछटों में पराग और पौधों के अवशेषों का अध्ययन जो पिछले पर्यावरण के बारे में जानकारी देते हैं। फिर है कालानुक्रमिक स्रोत, स्ट्रैटिग्राफिक, पुरातात्विक इमारतों, स्थलों के परतों को उनकी सापेक्षिक डेटिंग का अध्ययन। रेडियो कार्बनिक डेटिंग, कार्बनिक पदार्थों में कार्बन आइसोटोप के क्षय का उपयोग करके वैज्ञानिक डेटिंग विधि। डेड्रोक्रोनोलॉजी, पेड़ के छल्लों का उपयोग करके डेट तिथि का निर्धारण कर रहा। कलात्मक एवं प्रतीकात्मक स्रोत, राग कला, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों पर पेट्रोग्लिफ और चित्रलेख, मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी के चीज़ें, मिट्टी के बर्तनों जैसे बनाने की सजावटी सामान, मूर्तियाँ और मूर्तियों में विभिन्न रूपों में मनुष्य, जानवरों और देवताओं का प्रतिनिधित्व होता है। पर्यावरणीय स्रोत, पुरापाषाण पर्यावरणीय डेटा, प्राचीन पारिस्थितिक तंत्र को समझने के लिए पराग, बीज और अन्य पर्यावरणीय संकेतक का उपयोग किया जाता है। भू पुरातत्व, पुरातात्विक स्थलों के भूवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करके। पानी के नीचे पुरातत्व, जैसे पानी के नीचे पुरातत्व का मतलब ये है कि जो चीज़ें डूब गई हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। जलमग्न या जहाज़ों के टुकड़ों आदि के बारे में जानकारी। प्रायोगिक पुरातत्व, यह समझने के लिए वे कैसे काम करते हैं, यानी कोई भी तकनीकी जो उस समय थी वो कैसे काम करती है उसका निर्माण, पुनर्निर्माण, परीक्षण करना। फिर पुरातात्विक सर्वेक्षण और उत्खनन, फील्ड वर्क में उत्खनन के से प्राप्त नोट्स और रिकॉर्ड।
फिर है आपका रोसेटा स्टोन। ये रोसेटा स्टोन 1779 में खोजे गए इस खुदे हुए पत्थर के स्लेब ने मिस्र की चित्रलिपि को समझने और प्राचीन विश्व मिस्र के इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रोसेटा स्टोन, गीज़ा के पिरामिड, ये स्मारक संरचनाएं प्राचीन मिस्र की वास्तुकला, इंजीनियरिंग आदि के बारे में जानकारी देती हैं। पेम्पेइस और हरकुलेनियम। माउंट विसुवियस क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है। विस्फोट से दबे इस रोमन शहर में अच्छी तरह से संरक्षित खंडहर रोमन साम्राज्य में दैनिक जीवन, वास्तुकला आदि की समझ देता है, जानकारी प्रदान करता है। स्टोनहेंज, इंग्लैंड के इस पार स्थित प्रागैतिहासिक स्मारक ने प्राचीन खगोलीय और धार्मिक प्रथाओं पर प्रकाश डालते हुए इसके उद्देश्य और निर्माण विधियों पर सवाल उठाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, भारतीय उपमहाद्वीप में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पुरातात्विक स्थल इस प्राचीन सभ्यता की शहरी योजना, लेखों, प्रणाली और संस्कृति को प्रकट करते हैं। टेराकोटा सेना, चीन के प्रथम क्वीन शी हुआंग की कब्र में खोजा गया आदमकद मिट्टी के सैनिकों और घोड़ों की यह एक संग्रह प्राचीन चीनी सैन्य और अंत्येष्टि प्रथाओं की एक झलक प्रदान करती है। ठीक है। सुमेरियन क्यूनिफॉर्म गोलियां गोलियां, इन मिट्टियों की गोलियों में दुनिया के कुछ शुरुआती लेखन शामिल हैं। ठीक है। और प्राचीन सुमेर की अर्थव्यवस्था और शासन के जो जानकारी प्रदान करते हैं। चीन की महान दीवार, सदियों से निर्मित इस दीवार में चीन की सैन्य और रक्षात्मक रणनीतियों को दर्शाती है। इसी तरीके से है पार्थेनन, एथेंस के बारे में है। एथेंस के प्राचीन नगर, ग्रीक मंदिर, शास्त्रीय ग्रीक वास्तुकला का प्रदर्शन। तूतन खाना ना, तूतन खामून का मकबरा है तूतन खाना। तो 1922 में इसकी अच्छी तरह संरक्षण में इसके फिरौनी के मकबरे की खोज ने कलाकृतियों का खजाना खोल दिया था ना। ठीक है। यहाँ पर क्या मिला? प्राचीन मिस्र में दफन प्रथाओं और शाही जीवन का विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यूनिफॉर्म लेखन, ये यूनिफॉर्म कहाँ का? मेसोपोटामिया सुमेरिया की है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, मेसोपोटामिया और सुमेरिया के साथ मिट्टी की गोलियां होता है। यूनिफॉर्म गोलियों में लेखन के कुछ शुरुआती रूप मिलते हैं, जो वही है। प्राचीन मेसोपोटामिया की शासन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में यह जानकारी प्रदान करते हैं। पिरामिड और मकबरे, मिट्टी के पिरामिड और मकबरे फिरौनी के अवशेष में क्या फिरौनी के अवशेष रखे रहते हैं ना, यहाँ के जो राजा होते हैं। और प्राचीन मिस्र की धार्मिक मान्यताओं, वास्तुकला का क्या भान कराते हैं, ज्ञात कराते हैं। माचू पिच्चू इंका सभ्यता है। ठीक है। तो माचू पिच्चू यह प्राचीन इंका शहर, इंका वास्तुकला, शहरी नियोजन और कृषि प्रथाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। रोमन खंडहर, रोमन संरचनाओं खंडहर जैसे कोरोलियस और एक्वाडक्ट रोमन साम्राज्य की इंजीनियरिंग वास्तुकला कौशल को प्रकट करती है। माया माया स्टेले और अन्य कलाकृतियों पर माया चित्र लिपि उनकी जटिल लेखन सामग्री को समझने और उनके इतिहास को, संस्कृति को समझने में मदद करती है। माया चित्रलिपि, ठीक है। माया सभ्यता के बारे में जानकारी देती है। ट्रॉय, प्राचीन शहर। ट्रॉय का पुरातात्विक स्थल जो है होमर की महाकाव्य कविताओं में प्रसिद्ध है। ठीक है ना, ये ट्रॉय प्राचीन शहर के अस्तित्व और ट्रोजन युद्ध के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मोहनजोदाड़ो, इस प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में शहरी नियोजन और फिर लेखन, व्यापार नेटवर्क आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो ये थे पूरे विश्व में अलग अलग देशों में ऐसे, और लेकिन ये बहुत अधिक है, इनकी थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आगे हम थोड़ी सी जानकारी भारत के बारे में, ऐतिहासिक स्रोत के संबंधित जानकारी कर लेते हैं कौन कौन से हैं। इसमें भी बहुत सी चीज़ें जैसे सारनाथ वगैरह का भी है, इसमें छूट गई है। तो यहाँ पर जो है उसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप जानते ही होंगे। कहाँ पर है? सिंधु नदी की घाटी पर। दुनिया का सबसे प्राचीनतम नगरों में से एक ये है, और 2500 ईसा पूर्व है, जिसकी शहरी उन्नत योजना प्रणाली और व्यापार नेटवर्क शामिल है। इन स्थलों में सुनियोजित शहर कलाकृतियाँ अभी तक न समझी गई सिंधु लिपि मौजूद है। फिर है अजंता और एलोरा, महाराष्ट्र में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं, 2री शताब्दी से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक की उत्कृष्ट बौद्ध, हिंदू, जैन कला का और वास्तुकला को यह दर्शाती है। कोणार्क मंदिर, उड़ीसा में 13वीं शताब्दी का यह मंदिर मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला का एक उल्लेखनीय उदाहरण है जो सूर्यदेव को समर्पित है ये। ठीक है। कोणार्क मंदिर अपनी जटिल वास्तुकला और विस्तृत नक्काशी के लिए जाना जाता है, जो गंग राजवंश के बारे में दर्शाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर, विश्व में स्थित नालंदा के खंडहर दुनिया के सबसे पुराने आवासीय विश्वविद्यालयों के एक क्या है उदाहरण है, एक प्रमाण है, और जो 5वीं से 12वीं शताब्दी तक शिक्षा और बौद्ध विद्वता का केंद्र रहा है। इसकी जानकारी हमें इस खंडहर से प्राप्त होती है। हम्पी, कर्नाटक में हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य की 14वीं या 16वीं शताब्दी के अवशेष है, जिसमें व्यापार, मंदिर परिसर, व्यापक ना किलेबंदी और मूर्तियां हैं, तथा शानदार मंदिरों, महलों और बाजारों के लिए सड़कों का प्रदर्शन दिखाई पड़ता है। सांची का स्तूप, महान स्तूप, भारत की सबसे पुरानी पत्थर
संरचनाओं में से एक है जिसे सम्राट अशोक की 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था, और यह जटिल नक्काशी और शिलालेखों से सुसज्जित मध्य प्रदेश का एक प्राचीन बौद्ध स्तूप, बौद्धों का तीर्थ स्थल अभी भी है। तो इसी तरह स्तूपों के बारे में बात करें तो सारनाथ में धमेश स्तूप है, ठीक है ना। इस तरीके से तमाम और जानकारी मिलती है। इसके अलावा है लोथल। ये लोथल है गुजरात में, जो क्या है, एक बंदरगाह है किसका, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान वाणिज्य की मुख्य भूमिका निभाता था। मौर्य स्तंभ यानी मौर्य शासन काल में अशोक के द्वारा पूरे देश के विभिन्न भागों में स्तंभ शिलालेख बनवाए गए थे। वही है 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के। इसमें क्या है, आदेश, शिक्षाएं और उद्घोषणाएं शामिल है जो प्राचीन भारत के साम्राज्य के शासन, सामाजिक नैतिकता और धार्मिक सहिष्णुता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अमरावती स्तूप, अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह स्तूप और इसकी मूर्तियां प्रारंभिक बौद्ध धर्म से जुड़ी और 3री शताब्दी ईसा पूर्व की है, यानी वही मौर्य काल के। वे प्राचीन भारत के धार्मिक और कलात्मक पहलुओं का चित्रण करती हैं, ठीक है। एलिफेंटा गुफाएं मुंबई के पास एक द्वीप स्थित है। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं में हिंदू पौराणिक कथाओं का विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है, ठीक है ना, वर्णन किया गया है, जिन्हें इन्हीं 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच बनाया गया है। मध्य प्रदेश खजुराहो स्मारक समूह में जटिल कामुक नक्काशी वाले आश्चर्यजनक मंदिर हैं जो चंदेल व राजवंश 950 से 1050 ईस्वी के हैं। तो वे मध्यकालीन भारत के जो है कलात्मक और सांस्कृतिक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुतुब मीनार, लाल किला, ये दिल्ली में ये संरचनाएं भारत के मध्ययुगीन इस्लामिक वास्तुकला के उदाहरण है जो दिल्ली सल्तनत और अजमेर शरीफ दरगाह, ये राजस्थान में सूफी दरगाह है जो क्या है, भारत इस्लामिक वास्तुकला का प्रदर्शन करती है। तो अभी ये है आपका। इसके बाद है मिलता है साहित्यिक स्रोत के बारे में हम जानते हैं। तो साहित्यिक स्रोत क्या है, वो लिखित प्रमाण होते हैं जो लिखे हुए मिलते हैं। तो ये क्या होते हैं, थोड़े नए होते हैं ना, पूरा ऐसे स्रोत जो इतिहासकारों के अतीत, पुनर्निर्माण और सामाजिक जानकारी, आर्थिक विकास को समझने में मदद करते हैं। मोटे तौर पर 2 श्रेणी में विभाजित किया गया है, साहित्यिक और पुरातात्विक, ठीक है। साहित्यिक स्रोत वे हैं जो लिखे गए हैं, वे संसाधन मानव समाज में प्रगति का अंदाजा देते हैं, क्योंकि मनुष्यों के लिखने और उसे समय पर घटित घटनाओं को व्यापक विवरण देने की क्षमता ये लोग साहित्यिक स्रोत में मिलता है, ठीक है। ये अपेक्षाकृत नए है, विकास के चरण से संबंधित है, मनुष्य के सुव्यवस्थित समाज में जब रहना शुरू किया तभी है। साहित्यिक स्रोत के प्रकार, तो साहित्यिक स्रोत में देखिए, एक तो अगर हम डिवीजन करें ऐसे वरली, यहाँ पर तो दूसरे ढंग से डिवीजन किया गया। एक तरीका ये है कि धार्मिक अधार्मिक कर दे या धार्मिक ऐतिहासिक कर दे, ठीक। के बाद फिर होता है कि देशज है, विदेशज है, मतलब भारतीय और विदेशी साहित्य हो जाएंगे। तो इस तरीके से 2 ऐसे हो जाएंगे, ठीक। तीसरा वर्णन होता है इसमें कि ऐसे जो है, जो साहित्य धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों हैं, तो इस तरीके से भी वर्णन मतलब वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में अगर ये होता है तो इसमें क्या मिलेगा, जितने भी धार्मिक हैं, जैसे आपके जो महाकाव्य है, रामायण और रामचरितमानस ना, महाभारत, ये सब क्या है, धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों हैं। पुराण है तो ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों कल्पनात्मक हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे इतिहास से संबंधित है कि जैसे राज दरबारी कवि थे, वो ऐतिहासिक है और लेकिन कल्पनात्मक भी है, जैसे। और फिर इंडिका है, विदेशी का है ना। और हर्षचरित है, जैसे इतिहास से संबंधित है ना। और धार्मिक में आपका फिर आ जाता है इधर जैन बौद्ध धर्म के त्रिपिटक वगैरह ना। तो मुद्रा राक्षस है, जैसे ये हैं कुछ ऐसे वर्णनात्मक निकलेंगे आपको, अगर इसमें जानकारी है तो इस तरीके से फिर हम अलग से वीडियो बनेगा तो उसमें हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो साहित्यिक स्रोत का प्रकार किया गया है वो है प्राथमिक स्रोत, यानी जो सबसे पहले लिखा गया वो वाला स्रोत। उसमें क्या था, उस समय जो वर्तमान जो प्रेजेंट थे व्यक्ति, उन्होंने ही लिखा है, जो वहाँ पर थे देखने वाले या उन्होंने सुना है, उन्होंने इसको लिपिबद्ध किया है। यह कहीं भी हो सकता है, ऐतिहासिक दस्तावेज, डायरिया, पत्र, और उस समय भी ताम इस पे भी हो सकता है, पत्थर शिलाओं पर भी हो सकता है, तामपत्र पर भी हो सकता है, पांडुलिपि भी हो सकती है। तो इस तरीके से ये लिखे गए, ठीक। दूसरा है काल्पनिक और ऐतिहासिक उपन्यास, जिसमें हम बात कर रहे थे रामचरितमानस और महाभारत और जो पुराण है ना। इस तरीके से मग्न होते हुए भी अच्छी तरह से शोध करने पर ऐतिहासिक उपन्यास उस समय स्थान बोध का ज्ञान कराते हैं, जिसमें यह स्थापित हो, जैसे टेल ऑफ टू सिटीज में चार्ल्स डिकेंस जैसे लेखकों ने फ्रांसीसी क्रांति के चित्रण किया था। आगे है कविता। कविताएं अक्सर किसी विशेष युग की भावनाओं, सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक मुद्दों को प्रतिनिधित्व करती हैं। विलियम वर्डवर्थ
लैंगस्टन ह्यूजेस, इलियड और द ओडिसी जैसे कविताएं, शेक्सपियर के नाटक, उनकी रचनाएं अपने अपने समय के समाजों की ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि, ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करती हैं। साहित्यिक आंदोलन फिर अलग अलग रोमांटिक काल या हार्लेम पुनर्जागरण जैसे साहित्यिक आंदोलन अक्सर उन ऐतिहासिक और सामाजिक संगठनों संदर्भों से संबंधित होते हैं जिनमें वे जिस समय वे उभरते हैं। जैसे कोई घटना से संबंधित है, आंदोलन शुरू होता है, तो उस समय जो साहित्य लिखा जाएगा उसी से प्रेरित होगा या उससे जुड़ा हुआ होगा, उसकी जानकारी प्रदान करेगी। तो वैसे ही जैसे भारतीय स्वतंत्रता काल के समय तो जो साहित्य लिखे गए तो उसमें दो तरीके के साहित्य मिले ना। एक तो जो क्या व्यवस्था को लेकर हुए और जो एक आंदोलन को लेकर हुए, और फिर उसमें प्रगतिशीलता दिखाई पड़ती है। वो ही चीज़ यहाँ पर कहा गया है। इन आंदोलनों के अध्ययन से ऐतिहासिक क्षणों पर प्रकाश जा सकता है। इन आंदोलनों के दौरान जो साहित्यिक आंदोलन हुए उनमें हम क्या देख सकते हैं, ऐतिहासिक क्षणों का ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ ये चीज़ें हुई थी। इसी तरीके से डायरी और पत्रिकाएं हैं। डायरी व्यक्तिगत डायरियां हो सकती हैं, पत्रिकाएं हो सकती हैं, जैसे एनी फ्रैंक की डायरी या लुइस और क्लार्क की। ठीक है। फिर जैसे है अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी के पत्र हो जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस के पत्र हो जाते हैं ना। ठीक है। और फिर पत्राचार राज्य, जैसे विजयनगर साम्राज्य के पत्राचार के बारे में, फिर जो राज सूचनाएं थी उनकी जानकारी। तो इस तरीके से क्या होती है, पत्रिकाएं ऐतिहासिक घटनाओं के प्रत्यक्ष विवरण को प्रस्तुत करती हैं। फिर मौखिक परंपरा में क्या होते हैं, कुछ जैसे घटनाक्रम को गानों के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है और लोग उसे एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी गाने के रूप में ही जानते हैं। तो कुछ संस्कृतियों में इतिहास को कहानी कहने और काव्य कविताओं के माध्यम से मौखिक रूप में प्रसारित किया गया। इलियड और ओडिसी प्राचीन यूनानी मौखिक परंपरा के ही उदाहरण हैं जो प्राचीन दुनिया के बारे में हमारी समझ को सूचित करते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर आला कांड सुनते हैं तो आल्हा और उदल के बारे में कहानी को ही इन्होंने बताया। तो इस तरीके की कहानियों को उन्होंने गीत और इसमें बता देते हैं ना। सामाजिक टिप्पणी साहित्य की कुछ रचनाएं स्पष्ट रूप से अपने समय की घटनाओं पर टिप्पणी करने के लिए ही लिखी जाती हैं। जैसे जॉर्ज ऑरवेल की 1984 एक उल्लेखनीय उदाहरण है जो अधिनायकवाद की एक मनहूस आलोचना पेश करती है। ठीक है। अधिनायकवाद जो आता है उस समय 1984 में पूरे विश्व में एक तरीके से व्याप्त होता है। तो उसकी ये आलोचना करती है, टिप्पणी करती है। तो इसी तरीके से है आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के लिए किए गए लेख से टिप्पणी पर वार एंड पीस जैसे चीजें हैं। तो ये है क्या। और मैं सुभाष बोल रहा हूँ जैसी रचनाएं, सजाए काला पानी, सोजे वतन, ये हैं आपके भारतीय में साहित्य जो कि इस कैटेगरी के आते हैं। फिर पत्र और पत्राचार युद्ध के दौरान सैनिकों द्वारा लिखे गए व्यक्तिगत पत्रों की तरह ही अतीत के व्यक्तियों के दैनिक जीवन और भावनाओं की इसमें झलक मिलती है। काल्पनिक साहित्य, तो काल्पनिक साहित्य में आते हैं ऐतिहासिक कालखंडों पर आधारित उपन्यास, जैसे द्वारा वार एंड पीस, नेपोलियन युद्ध के दौरान का सेट है। सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ में संदर्भ प्रदान करता है। फिर अब पृथ्वीराज रासो जैसे है, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की, तो पृथ्वीराज के समय के हैं काल्पनिक साहित्य में और ऐतिहासिक सूचनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी हमें संकेत करती हैं। फिर ऐतिहासिक दस्तावेज में तो जैसे मैग्ना कार्टा या स्वतंत्रता की घोषणा जैसे दस्तावेज साहित्यिक प्रकृति के हैं और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में प्रदान करते हैं। मैग्ना कार्टा अमेरिका से संबंधित है, ठीक ना। उसी तरीके से उद्घोषणा होती है। जैसे भारत में क्या है, हम्म, भारत में है नहीं एक्ट 35 एक्ट 1935। तो इस तरीके से जो है सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम, हम्म, शिक्षा समिति की घोषणाएं, हम्म, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज, राजनीतिक और दार्शनिक ग्रंथ, जैसे कार्ल मार्क्स द्वारा द कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या द फेडरलिस्ट पेपर्स जैसे कार्य अपने समय की राजनीतिक विचारधाराओं और बहसों में समझ प्रदान करता है। तो अपने समय की कार्ल मार्क्स की खासतौर से ये है ना। तो इन्होंने पूरा सिद्धांत दिया, पूरा खासतौर से एक नई दिशा ही दे दी पूरे समाज को, ये हुआ। धार्मिक ग्रंथ में जैसे बाइबल, कुरान, भगवत गीता जैसे धार्मिक ग्रंथ न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज भी हैं। तो ये दोनों कैटेगरियों में आते हैं जो विभिन्न सभ्यताओं की मान्यताओं और प्रथाओं को जो हमारे समाज में व्याप्त अभी भी वर्तमान है, काफी हद तक हमारे इन्हीं परंपराओं पर आधारित है। धार्मिक भावनाओं, धार्मिक ग्रंथों से प्रेरित परंपरा पर ही चली आ रही है, ठीक है ना। फिर साहित्य अक्सर ऐतिहासिक साक्ष्य के एक मूल्यवान स्रोत होते हैं।
का कार्य करते हैं, जो विभिन्न समय अवधि की सांस्कृतिक मूल्यों और घटनाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इतिहास की व्यापक और सटीक समझ बनाने के लिए इसका उपयोग अन्य प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों के साथ संयोजन में किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी को ही इतिहास मान के सही सही सारा कुछ मान लिया जाए, क्योंकि जब तक पुरातात्विक साक्ष्य या और फिर दूसरे ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ही हमें इस पर यकीन करना चाहिए, इन्हें अपनाना चाहिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें भारतीय साहित्य के साहित्यिक, भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत। ठीक है, भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत के संदर्भ में हम बात करते हैं तो इसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में मिलता है। इनका एक हम अलग से कर सकते हैं कि इनके बारे में डिटेल से फिर शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जितना है इतने में ही काम चलाते हैं। साहित्यिक स्रोत। भारत का प्राचीन इतिहास समृद्ध और विविध है ना, तो ये तो हमें पता है, और इन्हें विभिन्न साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से प्रलिखित भी किया गया है। प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले कुछ प्रमुख ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत निम्नलिखित है या इनमें शामिल किए जाते हैं। ये साहित्यिक स्रोत सामूहिक रूप से प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं की एक मूल्यवान झलक प्रदान करते हैं। हालांकि उनमें आलोचनात्मक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ संपर्क करना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि जैसे वो करा वैसे, जैसे कि कहानी की तरह पढ़िए इसमें सारा कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आपको इतिहास से संबंधित जानकारी लेना है तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वे अवसर अक्सर इतिहास को पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों के साथ जोड़ते हैं, यानी कहानी रचकर ही घटना को वर्णित करते हैं। तो घटना क्या है और इतिहास क्या है, ना, ठीक है, उसके बारे में बताना चाहिए, इसमें हमें ध्यान देना चाहिए जो हमें सच प्रमाणित मिले। हम्म। तो इन साहित्यिक स्रोतों को मुख्यतः श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। मुख्यतः यहाँ पर गलत हो गया, कौन से, एक भारतीय साहित्य दो श्रेणियों में, दूसरा विदेशी साहित्यों का विवरण एवं साहित्यिक स्रोत। ठीक है, दो में स्रोतों को दो मुख्यतः श्रेणियों में वर्णित किया गया था। साहित्यिक स्रोत के कुछ उदाहरण पहले देख लेते हैं, फिर वर्गीकरण पढ़ते हैं ना। तो इसमें है वेद, 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच, नहीं हाँ, के बीच रचित वेद हिंदू धर्म की सबसे पुरानी पवित्र ग्रंथों में से है। इनमें चार संग्रह हैं इनके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें भजन, अनुष्ठान और दार्शनिक शिक्षाएं शामिल हैं। फिर उसके बाद आ जाता है महाकाव्य। दो प्रमुख संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण ऐतिहासिक और पौराणिक आख्यान प्रदान करते हैं, तब विवरण देते हैं। ये प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक समाज और मूल्यों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका है, उनकी इनका एक स्रोत है। वर्तमान को भी समझने के लिए काफी हद तक पुराण। पुराण प्राचीन भारतीय साहित्य की एक शैली है ना, ठीक है, पुराण जिसमें भागवत पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण जैसे देवी पुराण है, भागवतम, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ठीक है, ऐसे ग्रंथ शामिल हैं। इसमें देवी देवताओं और किंवदंतियों की कहानियां हैं जो प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं की हमारी समझ को क्या करते हैं, दिखाते हैं, व्यक्त करते हैं। इसके बाद है बौद्ध, जो बौद्ध ग्रंथ है। ठीक, बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक पाली कैनन पाली भाषा में लिखा गया, और महायान सूत्र बौद्ध ग्रंथ बुद्ध के जीवन और प्राचीन भारत के बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं, त्रिपिटक खासतौर से। और इसमें महायान से संबंधित हीनयान और ये सारी चीजें जब हम जैन बौद्ध धर्म पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे सारा कुछ। तो फिलहाल ये है। अब जैन धर्म के आगम, उनमें आगम लिखा, जैन आगम जैन धर्म के विहित ग्रंथ हैं, ठीक है, जो भगवान महावीर की शिक्षाओं और जीवन और जैव जैन जीवन के बारे में विवरण में जानकारी प्रदान करते हैं। तो अब जैसे जैन आगम कौन से हैं, क्या है, इसके बारे में जो डिटेल है ये आपको दूसरे वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे। संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य में शास्त्रीय संस्कृति साहित्य जिसमें कालिदास, भास और अन्य की रचनाएं शामिल हैं। तो अब ये क्या हो गया, संस्कृत में तो वो भी तो वेद पुराण और ये सब सारी चीज संस्कृत भाषा के थे, लेकिन यहाँ पर ये साहित्य है, ठीक है ना, और वो क्या थे, वो धार्मिक मान्यता से लिखे गए हैं। प्राचीन भारतीय कला, कविता, नाटक और बौद्ध गतिविधियों बौद्धिक गतिविधियों में अंतर्दृष्टि या सूचनाएं प्रदान करती है। फिर ऐतिहासिक ग्रंथ में आ जाता है अर्थशास्त्र। कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र, चाणक्य चापाड़, शासन कला, अर्थशास्त्र और सैन्य राजनीति पर एक प्राचीन ग्रंथ है। यह उस समय की राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणालियों की अंतर्दृष्टि यानी जानकारी प्रदान करता है। इसी तरीके से दक्षिण भारत में चलते हैं तो संगम साहित्य वहां पर है, संगम साहित्य चलता है। शास्त्रीय काल, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक के तमिल संगम कविता संघ प्राचीन दक्षिण भारत तक के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन की अंतर्दृष्टि या सूचना प्रदान करती है। इसके बाद फिर विदेशी साहित्य में आ जाता है। ग्रीक और रोमन विवरण में मिलता है मेगास्थनीज और प्लिनी
द एल्डर जैसे विभिन्न ग्रीक और रोमन इतिहासकारों ने प्राचीन भारत और इसकी सभ्यता के बारे में अपनी टिप्पणात्मक विवरण छोड़े हैं। फिर उसके बाद तथ्य मिलता है, फिर आपका शिलालेख भी मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इतना थोड़ा सा ही किया गया है मेंशन कि हाँ ये एक क्या है, उदाहरण दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो उदाहरण नहीं, मतलब ये मेंशन किया जा रहा है कि इस तरीके से है, कौन कौन से हैं हमारे पास शिलालेख। फिर पूरे भारत में पत्थर, तांबे और तांबों की प्लेटों और गुफाओं की दीवारों पर कई शिलालेख पाए गए हैं। वे शासकों, राजवंशों और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो ये है भारतीय इतिहास के लिए विदेशी यात्रियों का विवरण। अब विदेशी जो यात्री आए थे उनका विवरण था, तो यहाँ पर एक मेंशन किया गया कि भारतीय इतिहास के लिए जो है विदेशी साहित्य में क्या क्या है। मेगास्थनीज वह प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनीतिक जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 300 ईसा पूर्व के शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य का दौरा किया था। उसका जो काम था इंडिका, प्राचीन भारतीय समाज और शासन के में मूल्यवान अंतर्दृष्टि या जानकारी उपलब्ध कराता है। फिर फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु जिसने 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत की यात्रा की, उसका यात्रा वृत्तांत बौद्धिक अभिलेख, ठीक है, उसका यात्रा वृत्तांत जो है उसे बौद्धिक अभिलेख कहा गया। उसके बाद जुआनजांग या फेनसांग जिसे बोलते हैं, एक अन्य चीनी बौद्ध भिक्षु जुआनजांग ने 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत की यात्रा किया। ग्रेट टेक्स्ट रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन्स में संकलित उसके व्यापक लेख भारत, प्राचीन भारत और उसकी संस्कृतियों को समझने में महत्वपूर्ण भूख करता है। तो ह्वेनसांग ग्रेट टैग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन, सी की, ठीक है। फिर अलबरूनी एक पारसी विद्वान था। 11वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान उन्होंने यात्रा किया था। उसने किताब अल हिंद लिखा जो भारत की संस्कृति, धर्म और भारत के उस समाज पर एक व्यापक काम को दर्शाता है। इब्न बतूता एक मुरक्कन विद्वान और खोजकर्ता जिसने 14वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर यात्रा की। उसने भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न हिस्सों में यात्राएं की थी। उसका लेखन मध्यकालीन भारत समाज की जानकारी प्रदान करता है। मार्को पोलो द्वारा ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो हालांकि मुख्य रूप से भारत पर केंद्रित नहीं है। इस वेनिसियन वेनिसियन यानी वेनिस का था। खोजकर्ता के खातों में 13वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत और इसके व्यापक और संस्कृति के माध्यम से यात्राएं का विवरण प्राप्त होता है। फिर जन बैप्टिस्ट टैवर्नियर द्वारा भारत की यात्राएं 17वीं शताब्दी में इस फ्रांसीसी रत्न व्यापारी ने भारत में बड़े पैमाने पर यात्रा की थी, अपने अनुभवों के बारे में लिखा, जिसमें मुगल साम्राज्य, शाहजहां के दरबार और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी शामिल था। फिर फ्रांसिस हैमिल्टन द्वारा लिखित एनकाउंटर ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल, इस अंग्रेजी सर्जन और प्रकृतिवादी ने 18वीं शताब्दी के अंत में नेपाल के बारे में लिखा, जिसमें क्षेत्र, भूगोल और लोगों की संस्कृति के बारे में लिखी है, ठीक है, जानकारी हमें मिलती है। सिटिसिया द्वारा लिखित इंडिका एक प्राचीन यूनानी चिकित्सक और इतिहासकार ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की संस्कृति और इतिहास के बारे में लिखा। जॉन वेंडिल द्वारा लिखित द ट्रेवल ऑफ सर जॉन मंडविल 14वीं शताब्दी इस यात्रा विवरण पे भारत की यात्रा के दौरान भारतीय संस्कृति और लोगों के साथ बातचीत का विवरण है। थॉमस गैमलियन ब्रैडफोर्ड द्वारा जॉर्जिया राज्य का एक भौगोलिक ऐतिहासिक नृवंश वैज्ञानिक था का रेखाचित्र जो इसने बनाया, रेखाचित्र लिखा। 19वीं शताब्दी में इस अमेरिकी लेखक ने अपनी यात्रा के आधार पर भारत के इतिहास और संस्कृति के बारे में लिखा। जॉर्जिया राज्य का एक भौगोलिक, ऐतिहासिक और नृवंशीय विज्ञान रेखाचित्र, फिर इसका मूल है। लेकिन 19वीं शताब्दी में क्या किया इसने, भारत में के बारे में भी लिखा। निकोलो डे कोटी 15वीं शताब्दी में एक इटली का था, व्यापारी और खोजकर्ता। उसने भारत में अपनी व्यापक यात्राओं के बारे में लिखा और व्यापार, संस्कृति और भूगोल पर जानकारी प्रदान की। निकोलो डी कोटी। फिर है जीन बैप्टिन टेनवियर एक फ्रांसीसी रत्न व्यापारी और यात्री ना। जीन बैप्टिन टेनवियर 17वीं शताब्दी में भारत का दौरा किया। उसने मुगल कालीन और व्यापक हीरे के बारे में जानकारी दी। वही फिर से आ गया। अब्दुल रजाक एक फारसीसी दूत 17वीं शताब्दी में सम्राट जहांगीर के शासन काल के दौरान भारत की यात्रा किया था। उसने क्या किया, उसने लिखा, मुगल दरबार के जीवन और समाज के बारे में जानकारी दी है अपने लेख में, ठीक है। फिर सर थॉमस रो एक अंग्रेजी राजनीतिक ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल दरबार का दौरा किया और व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, तो उसने अपना वृत्तांत लिखा है। इस तरीके से
ये साहित्यिक। अब फिर इसमें है पुरातात्विक साहित्यिक स्रोत कौन से है? लिखित स्रोत जैसे ताम्रलिपि, गुफालिपि, ये सब ना, शिला स्तंभ, अभिलेख। तो इसमें है पांडुलिपियां, हस्तलिखित दस्तावेज, अक्सर चर्मपत्र या कागज पर, जिसमें ऐतिहासिक पाठ पत्र, डायरी और बहुत कुछ हो सकता है। पांडुलिपि एक हस्तलिखित या टाइप किया हुआ दस्तावेज है जो अक्सर किसी पुस्तक, साहित्यिक कृति या दस्तावेज की मूल प्रति होती है। यह किसी भी दस्तावेज को भी संदर्भित कर सकता है जो प्रकाशन के लिए तैयार किया जाता है, जैसे कि शोध पत्र या उपन्यास मुद्रित होने पर डिजिटल रूप में प्रकाशित होने से पहले ज्ञान और संस्कृति को संरक्षित और प्रसारित करने के लिए पांडुलिपि ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण रही है। यानी आज से पहले की सारी जानकारी जो है इन पांडुलिपियों में थी। ऐतिहासिक अभिलेख। फिर ऐतिहासिक अभिलेख क्या है? अभिलेख शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और अतीत को समझने और अध्ययन करने में रुचि रखने वालों किसी भी व्यक्ति के लिए अमूल्य संसाधन है। वे पूरे इतिहास में हुए रीति रिवाजों, सांस्कृतिक, राजनीति और सामाजिक परिवर्तन के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तो अभिलेखों के प्रकार भी होते हैं कुछ, तो यहाँ पर कुछ का वर्णन किया गया है। ऐतिहासिक अभिलेख विभिन्न रूपों में आते हैं। वे समाजों के इतिहास को संरक्षित करने के लिए आवश्यक है। कुछ सामान्य प्रकार के ऐतिहासिक अभिलेख में शामिल है पांडुलिपियां, हस्तलिखित दस्तावेज, अक्सर चर्मपत्र या कागज पर, जिसमें ऐतिहासिक पाठ या डायरी बहुत कुछ हो सकता है। पुरालेख आधिकारिक दस्तावेज, अभिलेखों और सामग्रियों का संग्रह है जिसमें अक्सर संस्थानों या सरकारों के द्वारा संरक्षित किया जाता है। शिलालेख ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करने वाले पत्थर, धातु या अन्य टिकाऊ सामग्री पर लेख या नक्काशी। मानचित्र या चार्ट ऐतिहासिक मानचित्र और नेविगेशनल चार्ट जो भौगोलिक ज्ञान और समय के साथ साथ परिवर्तित दर्शाते रहे हैं। तस्वीरें फोटोग्राफिक के माध्यम से खींची गई छवियां या पेंटिंग दृश्य ऐतिहासिक रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं। अब ये शुरू हो गया है वर्तमान में, जैसे कैमरे का विकास हुआ, ठीक है ना। फिर है समाचार पत्र, ये भी नवीनतम है। पुरानी जानकारी को अगर खंगोला है तो समाचार पत्रों के रिपोर्ट करते हैं तो उनकी जानकारी भी प्रदान कर सकते, जैसे उस समय द डॉन, नवभारत, प्रभात, इस तरीके के जो बहुत पुराने पेपर से, अगर उस समय की स्थितियों के बारे में जानकारी करना है स्वतंत्रता कालीन, तो उस समय की पत्रिकाएं हमें निकालना पड़ेगा, पत्राचार लेना पड़ेगा। फिर कलाकृतियाँ अतीत की वस्तुओं और वस्तुएं जैसे मिट्टी के बर्तन, उपकरण और कपड़े जो ऐतिहासिक सूचना प्रदान करते हैं। समझ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, ये तो बाद की चीजें हैं, जितने ज्यादा अभी आगे बढ़ते हैं इतिहास को संरक्षित कर किया जा सकता है अभी ना। सरकारी रिकॉर्ड, आधिकारिक दस्तावेज, कानून प्रशासन रिकॉर्ड की जानकारी भी, वहां पर भी पूरे प्रशासनिक चीजों को मिल सकता है, जानकारी हमें मिलती है। जनगणना डाटा इतिहास में विभिन्न बिंदुओं पर एकत्र किए गए जनसंख्या के रिकॉर्ड और आंकड़े भी हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। लेख के कुछ उदाहरण हैं जो शोधकर्ताओं और इतिहासकारों को अतीत की समझ को और उसे दस्तावेजी करने में उनकी सहायता कर सकता है। तो अब हम जानते हैं कि कुछ शिलालेख कौन से हैं। शिलालेख क्या है? तो पत्थर के खंभों, स्तंभों और स्तंभों में उकेरे गए शिलालेखों या पत्थर लेखों को अक्सर बहुवचन के रूप में स्टेले या स्टेलाई कहा जाता है। ये शिलालेख बहुमूल्य ऐतिहासिक, धार्मिक या स्मारकीय जानकारी प्रदान करते हैं और आमतौर पर पूरे इतिहास में विभिन्न सांस्कृतिक और सभ्यताओं में पाए जाते हैं। स्टेला स्टेले एक सीधा स्तंभ, पत्थर का स्लैब या स्तंभ है जो आमतौर पर पत्थर से बना होता है, ठीक है ना। स्लैब या स्तंभ है जो आमतौर पर पत्थर से बना होता है, जिस पर लेखन के विभिन्न रूप जैसे चित्रलिपि, वर्णमाला, स्क्रिप्ट या चित्ररेख लेख अंकित होते हैं। स्टेले का उपयोग अक्सर घटनाओं, व्यक्तियों को मनाने या संदर्भित करने की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देने के लिए किया जाता था, और वे मिस्र, मेसोपोटामिया, मेसो अमेरिका, मध्य अमेरिका और अन्य सहित विभिन्न प्राचीन सांस्कृतिक और सभ्यताओं में पाए जा सकते हैं। वे मूल्यवान ऐतिहासिक और पुरातात्विक कलाकृतियों के रूप में काम करते हैं। ये अतीत की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो सिक्कों के द्वारा क्या है? फिर सिक्कों के द्वारा इतिहास क्या होता है ये पता चल गया। तो अब हम जानते हैं कि सिक्के के द्वारा किस तरीके से इतिहास लिखा जा सकता है। मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, जिसमें मुद्रा शास्त्र के रूप में जाना जाता है। इतिहासकारों और संग्राहकों को ऐतिहासिक काल, मुद्राओं और समाजों की गहरी समझ हासिल करने में मदद करता है। सिक्के न केवल विनिमय का माध्यम है बल्कि मूल्यवान ऐतिहासिक कलाकृतियों की भी पूरे इतिहास में विभिन्न सभ्यताओं के अधिक आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी पहलुओं पर भी प्रकाश डालता है। तो जो सिक्का है, जो मुद्रा शास्त्र है, वो सिक्कों से संबंधित सारी चीज़ों का अध्ययन करता है, उससे जुड़ी हुई राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी जानकारी भी हासिल करता है, उसे इतिहास के रूप में प्रस्तुत करता है, ठीक है।
मुद्रा शास्त्र मुद्रा के अध्ययन के माध्यम से किसी सिक्के इतिहास पर एकत्र के माध्यम से सिक्कों से संबंधित इतिहास पर परिपक्व योगदान करता है। सिक्कों के माध्यम से इतिहास को हर प्रकार से समझा जा सकता है। फिर कालक्रम की जानकारी देता है। सिक्के सिक्के ऐतिहासिक घटनाओं के लिए कालक्रमिक क्रम स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। सिक्कों के डिजाइन, शिलालेख और सामग्रियों की जांच करके इतिहासकार अधिक सटीकता के साथ घटनाओं की तारीख और अनुक्रम को समझ सकता है, जान सकता है। शासन और शासक, यानी जो शासक है और उसका नेता है शासक है, उसके बारे में भी जानकारी मिलता है। कई सिक्कों पर शासकों, नेताओं या प्रभावशाली शख्सियतों की तस्वीरें होती हैं। इन चित्रों में परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन या राजवंशों में उत्थान और पतन का प्रतिबिंबित करता है। भू राजनीतिक परिवर्तन, जब साम्राज्यों का विस्तार या पतन होता है तो उसमें सिक्के नए क्षेत्रों या पुराने क्षेत्रों के नुकसान को प्रतिनिधित्व करने के बदले प्रतिबिंबित करने के लिए बदल सकते हैं। जैसे अगर एक राज्य है जिसका विस्तार पूरे भारत में है तो पूरे भारत में उसका ही सिक्का चलेगा। जैसे जब उसका परिवर्तन हो जाता है, यानी राज्य का जो प्रशासन है वो सिकुड़ जाता है, बाहर के क्षेत्र स्वतंत्र हो जाते हैं, तो वहां पर जो राज्य नया स्थापित होगा उसका सिक्का चलेगा या फिर उसी को मान्यता देगा ना। तो ये दो तरीके से वहां पर बदलाव आते हैं। तो इसे हम भू राजनीति कहते हैं। यहाँ रोमन साम्राज्य जैसे प्राचीन समय के मामलों में विशेष रूप से ये दिखाई पड़ता है। आर्थिक और व्यापारिक इतिहास के बारे में अगर हमें सिक्कों से ही अधिक समझ मिलती है। अर्थव्यवस्था, व्यापक संबंध, बाजार संबंध आदि के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है। विदेशी सिक्कों की उपस्थिति व्यापार के संकेत करता है कि कहाँ से कहाँ तक इसका किस किस देशों से व्यापार रहा है। तकनीकी प्रकृति, सिक्का निर्माण तकनीकी का विकास, जैसे ढलाई से ढलाई तक का संक्रमण धातु विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक ना। धर्म और संस्कृति, सिक्के के डिजाइन में अक्सर धार्मिक प्रतीक, देवता और सांस्कृतिक संदर्भ शामिल होते हैं। ये तत्व किसी समाज के धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। संघर्ष और स्मरणोत्सव, ठीक है, संघर्ष और स्मरणोत्सव, सिक्के अक्सर महापूर्व घटनाओं या युद्ध, महत्वपूर्ण घटनाएं या युद्ध में जीत की स्मृति में जारी किए जाते हैं। इन सिक्कों के अध्ययनों से संघर्ष और विजय के बारे में भी जानकारी मिलती है। मुद्रास्फीति और अवमूल्यन, ऐतिहासिक सिक्के जनसंख्या की आजीविका को प्रभावित करने वाले मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन जैसी अधिक चुनौतियों पर भी प्रकाश डाल सकते हैं। क्षेत्रीय विशिष्टता के बारे में भी जानकारी देते हैं। विभिन्न क्षेत्रों और ने अक्सर अपनी पहचान और विशिष्टता प्रदर्शित करते हुए अपने स्वयं के अनूठे सिक्के जारी किए। इन सिक्कों में क्षेत्रीय इतिहास और स्वायत्तता के बारे में पता चलता है। जैसे हड़प्पन संस्कृति की मोहर सील दो तरीके थे ना, इस तरीके से। बौद्ध इसमें मौर्यकालीन सिक्के, गुप्तकालीन सिक्के, सब अलग अलग सिक्के थे, तो इनके बारे में ये मिलते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान, विदेशी शिला लेख या डिजाइन वाले सिक्के सांस्कृतिक आदान प्रदान और व्यापार संबंधों आदि के बारे में संकेत देते हैं। संक्षेप में, सिक्के लघु समय कैप्सूल है, यानी बहुत एक कैप्सूल है जो मूल्यवान ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करता है, जिसमें इतिहासकारों को सभ्यताओं की कहानी और समय के साथ उनके विकास को एक साथ जोड़ने की अनुमति देता है। मुद्रा शास्त्र सिक्कों, कागजी मुद्रा और संबंधित वस्तुओं जैसे टोकन और पदकों का अध्ययन या संग्रह है। मुद्रा शास्त्री जो मुद्रा शास्त्र का अभ्यास करते हैं, उनके ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और कलात्मक महत्व को समझने के लिए इन वस्तुओं की जांच और शोध करते हैं। अध्ययन के इस क्षेत्र में विभिन्न रूपों को सूचीबद्ध करना, मूल्यांकन करना और संरक्षित करना शामिल है, और यह वस्तुओं का उत्पादन करने वाले इतिहास और समाज के मूल्यवान को क्या करता है, जानकारी प्रदान करता है। तो आगे है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र के बारे में जानते हैं। ताम्रपत्र में क्या लिखित दस्तावेज प्रस्तुत होता है ना, लिखित साहित्य यानी साहित्यिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, साहित्यिक स्रोत है लिखित। ताम्रपत्र शिलालेख या ताम्रपत्र की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ताम्रपत्र शिलालेख या ताम्रपत्र इतिहास की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूमिका है, खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में। यहाँ बताया गया है कि इतिहास में कैसे महत्वपूर्ण है यह, यहाँ पर जो बताया गया है कि किस तरीके से यह महत्वपूर्ण है। अनुदानों और अधिकारों का दस्तावेजीकरण, जब अनुदान दिया जाता है तो तामपत्रों का उपयोग अक्सर साझी अनुदानों और भूमि स्वामित्व अधिकारों के दस्तावेजीकरण के लिए किया जाता था। इस शिलालेखों में शासकों द्वारा व्यक्तियों या धार्मिक संस्थाओं को दिए गए उपहार, उपकरों, विशेषाधिकारों को दर्ज किया गया था। कानूनी रिकॉर्ड, वे कानूनी दस्तावेज के रूप में कार्य करते थे और
संपत्ति के अधिकारों पर विवादों को निपटाने पे आधिकारिक माने जाते थे। शिलालेखों में अनुदान के नियमों और शर्तों की रूपरेखा दी गई है। ऐतिहासिक अभिलेख ताम्रपत्र विभिन्न राजवंशों, शासकों और उनके शासनकाल के बारे में बहुमूल्य ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं। वे राजनीतिक और सामाजिक इतिहास से पुनर्निर्मित या पुनर्निर्माण की मदद भी करते हैं। फिर पुरालेख अध्ययन ताम्रपत्र शिलालेख पुरालेखन शास्त्रियों के लिए आवश्यक है, जो प्राचीन लिपियों, भाषाओं और ऐतिहासिक संदर्भों को समझने के लिए शिलालेखों का उपयोग करते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक अंतर्दृष्टि तांबे की प्लेटों पर शिलालेखों में अक्सर धार्मिक गतिविधियों का संदर्भ होता है, जिसमें मंदिरों और मठों को दान भी शामिल होता है, और इसमें क्या होते हैं, धार्मिक प्रथाओं पर भी जो प्रकाश डालते हैं। डेटिंग और कालक्रम की बात करें तो ये शिलालेख इतिहासकारों को घटना के बारे में कालानुक्रमिक अनुक्रम के विभिन्न शासकों शासनकाल में संबंध स्थापित करने में मदद करते हैं। ये डेटिंग मार्कर के रूप में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। अभिलेखों का संरक्षण तांबे की प्लेटों को उनकी स्थायित्व के कारण शिलालेखों के लिए चुना गया था। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप तांबे की प्लेटों पर कई प्राचीन शिलालेख ऐतिहासिक अभिलेख को संरक्षित करते हुए सदियों तक जीवित है। ताम्रपत्र फिर ताम्रपत्र शिलालेख अमूल्य ऐतिहासिक कलाकृतियां हैं, जो प्राचीन समाजों, विशेषकर भारतीय उपमहाद्वीप की शासन संपत्ति के अधिकार, संस्कृति और धर्म के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वे अतीत के और देखने की खिड़की के रूप में काम करते हैं। इतिहासकार इनको इतिहास के साक्ष्य के रूप में देखते हैं, एक साथ जोड़कर अनुमति प्रदान करते हैं। तो इसके बाद आता है आपके सामने स्मारक और उसके प्रकार। स्मारकों के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। पत्थर पर खुदे हुए शिलालेख या लेख होते हैं, जिन्हें पत्थर की लिपि का एक रूप माना जाता है। शिलालेख लोगों, घटनाओं या ऐतिहासिक जानकारी को याद दिलाने का काम करते हैं। स्मारकों का उपयोग की जाने वाली लेखन प्रणाली और सांस्कृतिक युग और आधार पर व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं, जिसमें चित्रलिपि, क्यूनिफॉर्म या विभिन्न अक्षर शामिल हो सकते हैं। स्मारक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जानकारी को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण और अतीत में मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं। अतीत की तो स्मारक विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे ऐतिहासिक स्मारक, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह ऐतिहासिक घटनाओं, आकृतियों या अवधियों का स्मरण कराते हैं। फिर स्थापत्य स्मारक होते हैं, ताजमहल की तरह अपने स्थापत्य डिजाइन के लिए उल्लेखनीय। युद्ध स्मारक वियतनाम वेटरसन मेमोरियल की तरह युद्धों की सेवा करने वाले को सम्मानित, जैसे शहीद स्मारक यहाँ इंडिया में है ना, शहीद घाट वगैरह, शहीद स्मारक। फिर सांस्कृतिक स्मारक जैसे स्टोन हेंज जैसे सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राकृतिक स्मारक ग्रैंड कैनियन जैसे प्राकृतिक स्थलों को भी स्मारक माना जा सकता है। कलात्मक स्मारक जैसे एफिल टावर की तरह कलात्मक उपलब्धियों का जश्न मनाता है। फिर अब आगे है आपका जो इतिहास में तिथि का निर्धारण और उसकी विधियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में जानकारी है। तो आगे बढ़ते हैं। समय अवधि और उपलब्ध स्रोतों के आधार पर ऐतिहासिक विधियां निर्धारण करने की विभिन्न विधियां हैं। कुछ सामान्य तरीकों में ऐतिहासिक विधियों का निर्धारण किया जा सकता है। लिखित रिकॉर्ड, ठीक है, लिखित रिकॉर्ड ऐतिहासिक दस्तावेज जैसे डायरी, पांडुलिपियां, शिलालेख और आधिकारिक रिकॉर्ड में अक्सर तारीखें होती है, जिनका उपयोग ऐतिहासिक समय रेखा निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। कार्बन डेटिंग, इस पद्धति का उपयोग जीवाश्मों या कलाकृतियों जैसे कार्बनिक पदार्थों की डेटिंग के लिए किया जाता है। ड्रिक डाइड्रोक्रोनोलॉजी ट्री रिंग डेटिंग में पेड़ के पैटर्न का विश्लेषण करना शामिल होता है। खगोल की डेटिंग, कुछ प्राचीन अभिलेख खगोलीय घटनाओं का वर्णन करते हैं, जिनका उपयोग ऐतिहासिक तिथियां निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सूर्य ग्रहण की सटीक तिथि निर्धारित की जा सकती है। इसी तरीके से भाषाई डेटिंग, समय समय के साथ भाषाओं में हुए परिवर्तनों के अध्ययन से तिथि ग्रंथों या शिलालेखों को मदद मिल सकती है पहचानने में। यह प्राचीन लेखन के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। मुद्रा शास्त्र, सिक्कों और उनके शिलालेखों का अध्ययन ऐतिहासिक तिथियों के घटनाक्रम के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकते हैं। पुरातात्विक डेटिंग, इसमें उनकी उम्र का अनुमान करने के लिए मिट्टी के बर्तनों, औजारों और संरचनाओं का पुरातात्विक अवलोकन किया जा सकता है। ऐतिहासिक संदर्भ, कभी कभी व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ की जांच करके और अन्य ज्ञात तिथियों के साथ क्रॉस रेफरेंस करके ऐतिहासिक घटनाओं का और आंकड़ों को क्या करते हैं, दिनांकित किया जा सकता है। सापेक्ष डेटिंग, यह विधि एक दूसरे के सापेक्ष वस्तुओं का घटनाओं या घटनाओं की उम्र की तुलना करती है। उदाहरण के लिए स्ट्रेटियाग्राफी पृथ्वी या चट्टानों की उन परतों की जांच करती है जिसमें कलाकृतियां पाई जाती हैं।
विधि का चुनाव विभिन्न विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ और विश्लेषण के उपलब्ध सामग्री या साक्ष्य पर निर्भर करता है। अक्सर सटीक ऐतिहासिक तिथियां स्थापित करने के लिए इन विधियों और संयोजन का उपयोग किया जाता है। जैसे लिखित अभिलेख में ऐतिहासिक दस्तावेज, शिलालेख, पांडु, और इसमें बहुत सी सारी डिटेल अगर लेना है तो आपको इसके लिए लाइव क्लास देखना पड़ेगा। ठीक ना, लाइव क्लास देखने के लिए आपको जूम ऐप करना पड़ेगा, और उसमें पहले रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है ना। ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे नोटिस में आपको पहले इसको सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। उसके बाद फिर अब जैसे इसमें मैसेज आएंगे कि हाँ लाइव क्लास शुरू हो, तब मैं इसको लाइव क्लास शुरू करूँगा। ठीक है, और इससे ज़्यादा डिटेल यूट्यूब पर नहीं दिया जा सकता, या इसमें ढेर सारे वीडियो करना पड़ेगा तो किया जा सकता है, लेकिन डिटेल का जो अध्ययन होता है एक साथ में वो नहीं हो पाएगा। जब लाइव आप लोगों के लिए बेहतर होगा, मेरे लिए भी बेहतर होगा कि एक साथ इंटरकनेक्टेड भी हो सकते हैं ना क्वेश्चन और ये सारी चीज़ें। बोर्ड पर जो पढ़ाने वाली बात थी, बोर्ड पर तो फिर वीडियो ही बना के डालेंगे ना, उसमें भी लाइव करने के लिए बिना लाइव रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है। ठीक, तो या तो उसका ऐप डेवलप किया जाए, ऐप डाउनलोड करवाया जाए ना, या तो जूम पर। तो कोशिश करेंगे, देखते हैं। जब तक आप लोगों का मैसेज नहीं आता है तब तक तो हम इसका नहीं करेंगे कि आप लोग इसको करिए। ठीक ना, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और मैसेज डालिए कमेंट में कि हाँ वीडियो मतलब ऑनलाइन चलाया जाए या फिर सीधे कॉन्फ्रेंसिंग में पढ़ाया जाए। हम्म, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जो इसमें तिथि निर्धारण का जो विधि का चुनाव करना है, तो अधिक क्या किया जा सकता है इसके लिए। जो सटीक ऐतिहासिक विधियां स्थापित करने के लिए जो तिथियां स्थापित करने के लिए संयोजन का उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक के भरोसे हम तिथि निकाल लिए फिर उसे मान लिए सही है, ऐसा नहीं है। एक होता है क्या कि एक साथ कई विधियों को एक ही चीज पर अप्लाई किया जा सकता जाता है, जिससे कि तिथि की सटीकता स्पष्ट हो सके। तो इसके लिए एक लिखित अभिलेख का जांच किया जाता है। जो अभिलेख होते हैं तो उसमें अगर डेट मेंशन है तब तो पूरा तिथि फिक्स है, अगर नहीं मेंशन है तो उस तिथि के साथ में हम कार्बन डेटिंग करते हैं। तो कार्बन डेटिंग में क्या होता है, रेडियो एक्टिव जो कार्बन होता है उसका उपयोग 50,000 वर्ष तक के कार्बनिक पदार्थ की आयु निर्धारित करने में किया जा सकता है। तो 50,000 वर्षों तक के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर पांडुलिपि घटनाओं और तारीखों के बारे में सीधी जानकारी प्रोवाइड कराता है। उसके बाद ट्री रिंग का है। तो ट्री रिंग में क्या होता है कि उसमें जो पेड़ होते हैं उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो बाहर के लेयर निकलती रहती है, नई लेयर बढ़ती रहती है ना, तो इस तरह से नई लेयरों का निर्माण होता रहता है। ठीक, तो ट्री डेटिंग जलवायु की स्थितियों का अध्ययन भी हमें प्रदान करता है, जैसे रिंग बनती है ट्री पर। तो ट्री रिंग डेटिंग डेट्रो डेड्रोकोनोलॉजी में तिथियां स्थापित करने और पिछली जलवायु स्थितियों का अध्ययन करने के लिए इसका पेड़ों के छल्लों का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, पुरातात्विक स्ट्रेटिग्राफी, तो पुरातात्विक स्थलों की परत का विश्लेषण किया जा सकता है। जैसे इसमें क्या होता है, मिट्टी में लेयर पाई जाती हैं अलग अलग, तो किस लेयर में कोई भी चीज़ पुरातात्विक तथ्य मिला है उसके आधार पर यह बताया जा सकता है कि इतनी लेयर इतने समय में बनती है ना, इस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। ऐतिहासिक भूविज्ञान, ये भी वही चीज़ है, परतों और जीवाश्मों का अध्ययन करके इतिहास के बारे में जानकारी की जा सकती है। ठीक है ना, कालक्रम स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ पर है, और इसी में तो भूतात्विक कितने स्तर के नीचे मिला इतना समय हो सकता है, तो उस परत फिर चट्टानी परतों का हम विश्लेषण करेंगे कि किस परत में है किस, और ये जमाव कब हुआ था इसके बारे में दोनों। फिर खगोल में प्राचीन घटनाओं में जैसे होता है इसके बारे में थोड़ा पहले चर्चा किया जा चुका है। तो खगोल में तिथियों का जैसे कोई घटना घटी है, तो उस घटना से संबंधित ये घटना कितने साल बाद होगी, अभी ये स्थिति क्या है, तो इसके बारे में हम ये अनुमान कर सकते हैं ना कि ये इतनी दिन की घटना है। ठीक ना, जैसे ग्रहण के समय कोई घटना हुई, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय आप ना, तो और या फिर मान लीजिए कोई उल्का पिंड आ रहा है ना, या फिर भूकंप आया है, तो भौगोलिक घटना, ये तो हुआ खगोलीय घटना। अंतरिक्ष में जो घटने वाली होती है उससे संबंधित होती है, जैसे कि शुक्र पारगमन ना, या बृहस्पति ये लाइन, तो ये घटनाएं हैं। तो इसमें कोई घटना विशेष घटती है तो उसके संदर्भ में कहाँ ये घटना इस समय हुई थी, तो ये कब हुआ था इसके बारे में डाटा निकाला जा सकता है। इसी तरीके से वंशावली और डीएनए, अब वर्तमान में क्या हो रहा है, परिवार, पेड़ और आनुवंशिक विश्लेषण वंश ऐतिहासिक संबंधों का पता लगाने में मदद किया जा सकता है। फिर मुद्रा शास्त्र, जिसे अभी पीछे पढ़ चुके हैं, सिक्कों के अध्ययन से हम चीज़ों को तिथि निर्धारित कर सकते हैं कि कोई धातु, जैसे अलग अलग धातु की सभ्यताएं हुई हैं, जैसे
ताम्र पाषाण कालीन में तांबे के बहुत कम सिक्के थे। ताम्र काल में, ताम्र युग में सिक्के ज़्यादा, लोहे में फिर लोहे के सिक्के भी आ गए। फिर उसी तरीके से जैसे सभ्यता और उन्नत हुई, चांदी के सिक्के आ गए ना, और फिर पीतल के भी आए, चमड़े के आए, फिर सोने के भी आए, शुरू में मिट्टी के, पत्थर के थे। इस तरीके से सिक्कों के अध्ययन से ये पता चल जाता है कि किस युग में हाँ ये घटना हुई है, किस काल की है, तिथि के आधार पर। फिर रेडियोमेट्री डेटिंग, मतलब रेडियोमेट्री यूरेनियम लेड डेटिंग जैसे है, कार्बन के बाद यूरेनियम का भी यूरेनियम लेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना। तो इस तकनीकी में चट्टानों और खनिजों की आयु का निर्धारण किया जा सकता है कि कौन सी चट्टान है, यूरेनियम है इसमें कि नहीं, ये किस ट्रांजिशन में है, ठीक ना, इसके बारे में। फिर सटीक ऐतिहासिक डेटिंग प्रदान करने के लिए इन विधियों को अक्सर संयोजन में उपयोग किया जाता है। बता नहीं रहे, एक साथ उपयोग किया जा सकता है या 2-3 विधियों का एक साथ उपयोग करने के बाद ही किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही विधि पर। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब है प्रागैतिहासिक इतिहास में तिथि निर्धारण। अभी तो ये पूरा तिथि निर्धारण की विधियाँ थी, खासतौर से प्रागैतिहासिक इतिहास में हमें ज़रूरत पड़ती है। लिखित वाले में तो जब इतिहास काल शुरू हो जाता है तो उसमें तो कुछ न कुछ लिखित प्रमाण मिल ही जाता है, कहीं न कहीं शिलालेख मिल जाता है, ताम्रपत्र मिल जाते हैं, पांडुलिपि मिल जाती है, स्तंभ लेख मिल जाते हैं, है ना, और कुछ दस्तावेज मिल जाते हैं। लेकिन जब लिखाई नहीं थी, कोई ऐसे था, तब क्या हुआ, इतिहास के पहले में कैसे हम इतिहास की तिथि निर्धारण करेंगे, तो उसके लिए फिर वही है रेडियो कार्बन डेटिंग ना। इस विधि का प्रयोग लकड़ी और लकड़ी का कोयला जैसे कार्बनिक पदार्थों की तिथि निर्धारण करने के लिए किया जाता है। यह रेडियो धर्मी कार्बनिक समस्थानिकों के क्षय पर निर्भर करता है। फिर डेड्रोक्रोनोलॉजी, यह विधि तिथियां स्थापित करने के लिए वृक्ष वलय पैटर्न का प्रयोग करती है। प्रत्येक अंगूठी विकास के प्रत्येक रिंग जो होती है, अंगूठी यहाँ पर लिखा है, रिंग का एक वर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। तो जितनी रिंग होंगी पहले कलर किया जाएगा, उसको एक स्मूथ लेयर में रखा जाएगा, जितनी रिंग उतने वर्ष का होगा, जितना पेड़ पुराना होगा तो उतने समय पहले की जानकारी हमें प्रदान करता है। तुलनात्मक तरीके, कभी कभी प्रागैतिहासिक तिथियों का अनुमान समान ज्ञात ऐतिहासिक या पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ तुलना करके। फिर ल्यूमिनेसेंस माने चमक, या हाँ चमक, यह खनिज में फंसे हुए इलेक्ट्रॉनों को मापता है ताकि यह निर्धारित किया जा सकता है कि आखिरी बार प्रकाश या गर्मी के संपर्क में प्रतिदीप्ति थी, ठीक। स्ट्रेटिग्राफी, किसी पुरातात्विक स्थल के तलछट और स्थलाकृतियों की परतों की जांच, परत में वस्तुओं के गहराई में तुलना करके सापेक्षिक तिथियां प्रदान की जाती हैं। क्रमबद्धता, यह एक सापेक्ष डेटिंग पद्धति है, यह भी है, जो कि कलाकृतियों को उनकी शैली या डिजाइन विकास के आधार पर व्यवस्थित करती है। पूरा चुंबकत्व, चट्टानों में चुंबकीय कणों के संरेखण का विश्लेषण करके वैज्ञानिक अतीत में चुंबकीय पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति निर्धारित कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये इस समय की है ना, ठीक। चट्टान होता क्या है कि पूरा चुंबकत्व यह बताता है कि जो चट्टानें हैं पृथ्वी पे, जब वो अस्तित्व में आती हैं तो उस जो पृथ्वी का ध्रुवीय क्षेत्र है, चुंबकत्व क्षेत्र है, उससे प्रभावित होती हैं और उसी दिशा में वो संरेखित हो जाते हैं। जब उनकी दिशा व्युत्क्रम होता है, चट्टानें व्युत्क्रम पाए जाते हैं, इसका मतलब ध्रुव में परिवर्तन हुआ था। अब ये कितना समय पहले हुआ था, कब हुआ था, और या फिर अगर कहीं से वो चट्टान ले के दूसरी जगह लिए गए जाया गया तो वहाँ का संरेखण अलग होगा दूसरी जगह जहाँ से गई हैं। तो इन दोनों में अलग अलग स्थितियाँ एक बार संरेखित हो जाएंगी, तब तक जब बदलेंगी नहीं, जब तक कि वो कंडीशन उनके साथ नहीं होगी। यानी अगर द्रवित अवस्था से ठोस अवस्था में कन्वर्ट होने के समय ये लोग संरक्षित हुई है कोई चट्टान चुंबकीय रूप में, तो जब तक वो द्रवित नहीं होगी, फिर से द्रव अवस्था में नहीं जाएगी और फिर से ठोस नहीं बनेगी, तब तक उसका संरेखण वैसे ही रहेगा, चाहे जहाँ उसे हम रख दें, चाहे जहाँ उठा ले जाए, ठीक। तो ये हो गया आइस कोर और सेडिमेंट कोर। ये पिछली जलवायु और पर्यावरणीय स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से घटनाओं को, तारीखों को तय कर सकते हैं कि भूकंप आया था, जल प्रलय आया था, इसके बारे में, ठीक ना। भारतीय स्तंभ लेख और शिलालेखों के उदाहरण देखिए, यहाँ पर डिटेल से अगर बताते हैं तो इसमें है कि बहुत से अधिक शिलालेख हैं और बहुत से अधिक हैं स्तंभ लेख, ठीक। तो उन सबको तो यहाँ पर एक साथ प्रस्तुत करना संभव है और आप लोगों के लिए भी, सबके लिए भी कठिन है। तो यहाँ पर क्या है, स्तंभ लेख। तो सबसे ज़्यादा इतिहास में हमें अशोक के स्तंभ मिले, तो अशोक को यहाँ पर स्थान देते हैं। ये स्तंभ क्या होता है, अशोक द्वारा मौर्य काल लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बनवाए गए थे। वे भारत में सारनाथ, वैशाली और इलाहाबाद में विभिन्न स्थानों पर पाए जा सकते हैं। देश के विभिन्न, ये सामान्य रूप से इतना नदियाँ सारनाथ, वैशाली, इलाहाबाद के आसपास क्षेत्र में विभिन्न देश के विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं। जैसे देश के विभिन्न स्थानों पर पाए गए। अशोक की प्रसिद्ध सिंह, जो अब भारत का राष्ट्रीय अशोक है, सारनाथ में स्थित है।
साथ ही अशोक के द्वारा निर्मित शिलालेख सारनाथ, लौरिया, नंदनगढ़ ना वैशाली और दिल्ली जैसे स्थानों में प्रसिद्ध स्तंभों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में बिखरे हुए हैं। शिलालेखों में बौद्ध सिद्धांतों को बढ़ावा देने वाले शिलालेख शामिल हैं। इन स्तंभों पर ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी और पाली में ज़्यादा लिखी गई। पाली, ब्राह्मी, खरोष्टी में लिखा गया है स्तंभ। तो सबका अलग अलग है, कहीं कहीं की कहाँ पर कौन है इसके बारे में डिटेल आपको लाइव क्लास में मिलेगा। तो ब्राह्मी लिपि में शिलालेख अधिक रूप में पाए जाते हैं और उसमें बौद्ध शिक्षाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये स्तंभ भारत के साथ साथ आधुनिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी मिले हैं। ये स्तंभ पूरे भारत के उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। तो ये है एक परिचय कि ऐसे ऐसे है। इसका डिटेल आपको लाइव क्लास में या इसका जब अलग से सीरीज़ होगी स्तंभ और इन सब के बारे में, तब ये तो पूरा हम चैप्टर और आपके यहाँ पर इतना डिटेल नहीं पढ़ना है। फिर हेलियोडोरस, तो ये क्या है? हेलियोडोरस देखिए एक विदिशा में स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये स्तंभ 110 ईसा पूर्व के आसपास शुंग राज्य, जो शुंग राजवंश था, उसमें राजा था भागभद्र के दरबार में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था, तो उसी ने ही बनवाया था। और यह क्या था? हिंदू धर्म से प्रभावित था। यह एक अद्वितीय ऐतिहासिक कलाकृति है और भगवान कृष्ण के रूप में जो समर्पण इसका था, उसी को लेकर इसने बनवाया है, हिंदू प्रसार से संबंधित है। नंदनगढ़ अभिलेख, नंदनगढ़ बेतिया जिला मुख्यालय के तकरीबन 30 किलोमीटर दूरी पर पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। सम्राट अशोक ने ईसा से करीब 400 वर्ष पूर्व पहले अपने राज्य का प्रचार प्रसार लेख जो होता है धार परमार शासक राजा भोज के द्वारा निर्मित पत्थर खंभों में से एक है। अन्य कलाकृतियों पर शिलालेखों लेख धार मध्य प्रदेश में भी मिलते हैं। इसके साथ में अन्य और मिलते हैं। भोज के 12 शिलाखंडों में बांसवाड़ा, बेतमा, भोजपुर, देलामपुर, धार, कलवन, महोदी, कोकापुर और पिपलौदा, तिलकवाड़ा और उज्जैन में खोजे गए हैं धार के ना, इनकी धार से संबंधित यानी भोज से संबंधित। इसके बाद है जूनागढ़ का। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ गुजरात में स्थित यह अभिलेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक के द्वारा खुदवाया गया था। उसने शासनकाल में बौद्ध धर्म प्रसार में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, यहाँ के आसपास अन्य 14 शिलालेख भी मिलते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा जूनागढ़ में रुद्रदामन के शिलालेख के लिए भी प्रसिद्ध है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के अभिलेख के साथ में भी प्रसिद्ध है। रुद्रदामन का भी एक अभिलेख यहाँ पर है जो बहुत प्रसिद्ध है। रोमिन देवी स्तंभ लुम्बिनी नेपाल में। यह स्तंभ जो बौद्ध सम्राट अशोक से संबंधित है, सिद्धार्थ गौतम के जन्म स्थान को चिन्हित करता है। बाद में यह बुद्ध के नाम से ही जाना जाने लगा, यानी बौद्धिक लुम्बिनी के नाम से ही जाना गया, इसे लुम्बिनी स्तंभ भी कहा जाता है। हाथी गुम्फा शिलालेख उदयगिरी उड़ीसा के पास 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में। ये शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन करता है, यानी ये खारवेल के द्वारा स्थापित की गई थी। भिटारी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश में स्थित इस गुप्त काल के स्तंभ पर संस्कृत शिलालेख है जो ऐतिहासिक और पुरालेखी संबंध से जानकारी प्रदान करता है। दिल्ली का लौह स्तंभ कुतुब कॉम्प्लेक्स दिल्ली 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व का यह लौह स्तंभ संक्षारण प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। इस पर संस्कृति में अभिलेख है, लिखा गया है। हालमेडी शिलालेख जो सबसे पहले ज्ञात कन्नड़ भाषा के शिलालेखों में से यह कर्नाटक के हालमेडी में स्थित है। तो और फिर इसके बाद आता है आपका गुप्त स्तंभ। गुप्त काल में मथुरा, इलाहाबाद, एरड़ सहित उत्तरी भारत के विभिन्न हिस्सों में अलंकृत पत्थर पर स्तंभों का निर्माण देखा गया, जिस पर शिलालेख और जटिल नक्काशी है। राक कट शिलालेख महाराष्ट्र में अजंता, एलोरा, एलिफेंटा गुफाओं जैसे प्राचीन गुफा वाले मंदिरों के क्षेत्रों में कई राक कट शिलालेख पाए जाते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, समुद्रगुप्त से संबंधित ये शिलालेख बहुमूल्य। सांची का महान स्तूप, सांची मध्य प्रदेश, बौद्ध स्तूप में कई शिलालेखों और स्तंभ हैं, जिसमें कुछ 3री शताब्दी की ईसा पूर्व के हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क उड़ीसा मंदिर परिसर में जटिल नक्काशीदार पत्थर स्तंभ और दीवारें हैं जो हिंदू पौराणिक कथाओं के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। तो ये है कि ये स्रोत हैं इसका, इसमें पूरा उसके बारे में आगे हम फिर इसके जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता है उसमें हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर आज समाप्त करते हैं। आगे से अब नया चैप्टर नए खंड के साथ में आता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।